चाहेंगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 10 महीने के बाद सर गठन का जो ऐलान किया गया, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? इस पर पहले आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए। देखिए, बहुत अधिक समय विशाल भाई लगाया सरकार ने। सर। मैं तो यही कहूंगा, बड़ी देर कर दी सनम आते आते, जी। क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जैसा कि हमारे लोग और बहुत सारे पत्रकार साथी भी इस पर चर्चा करते करते कह देते थे कि ये दिल्ली के चुनाव के समय में पे कमीशन की घोषणा की कि पे कमीशन बैठाएंगे। बिहार के चुनाव के बीच में जो है वो इसका गठन हो गया है। अब 18 महीने लगने हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उस समय, और अगर रिपोर्ट फिर लागू होनी है तो लोकसभा चुनाव तक जा सकती है। जी। तो मैं तो इसको राजनीतिक नजरिए से ही देख रहा हूँ। जी। अब सर आपसे समझना चाहेंगे कि AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी जो है अपनी नाराजगी जताई है। वो कह रहे हैं कि जो है कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ जो है इंसाफ करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सरकार जो कह रही है कि खर्च अपना देखेगी, उस हिसाब से जो है अब वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी वाला मामला आएगा। तो उनका कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को जो पैसा देना रहता है तब उनको याद आ जाता है कि भाई देश का खजाना जो है वो लुट जाएगा, उस पर भार पड़ जाएगा। देखिए विशाल जी, बात यह है कि खर्चा देखना तो सरकार का काम है और उसको देखना भी चाहिए। जी। और आज तक जितने भी पे कमीशन बने हैं, हर एक के टर्म्स एंड रेफरेंस में ये बात आई है कि जब भी हम इसका फाइनल करेंगे तो देश में केंद्र सरकार का जो बजट है उसके बारे में देखेंगे, जो राज्य सरकारों की माली हालत है उसके बारे में देखेंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वो उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि देश को लुटा करके कोई काम नहीं हो सकता है। और जी। बाकी एक बात मैं जानता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए उसमें अगर कोई कटौती होगी या वो सरकार देने का काम नहीं करेगी तो अभी हम लोग जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो इतने सक्षम हैं कि सरकार से जो हमें चाहिए वो हम लोग लेने में अभी तक सफल रहे हैं और आने वाले समय में भी सफल रहेंगे। सर तो ये इसलिए प्रश्न। हमको कोई जी। डर नहीं है इस बात का। जी। जी। सरकार ने आयोग बैठा दिया, जज साहिबा बैठी हैं, उनके सामने हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और आज तक जितने भी आयोग बैठे हैं सबके सामने हम लोग अपने सवाल को लेकर के गए हैं और उन्होंने हमारे सवालों को माना है। ये जरूर है कि कभी किसी ने कम माना है, कभी किसी ने ज़्यादा माना है, ये डिपेंड करता है। श्री कृष्णा साहब थे तो उन्होंने बहुत अच्छा पे कमीशन देने का काम किया छठे वेतन आयोग में। जी। सातवें वेतन आयोग में अशोक माथुर जी थे, थोड़ी सी कंजूसी दिखा गए। वो हमारे 20,000 रुपए तय करके भी उसमें जो है वो एक चाय पिलाई उन्होंने वित्त मंत्री को, और 2,000 रुपए हमारे काट लिए, 18,000 कर दिए। तो बात यह है कि हमें बहुत विश्वास है रंजना देसाई जी पर। वो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर जो चेयरपर्सन की बात आपने कही कि उन पर बहुत विश्वास है, लेकिन और जो 2 मेंबर्स के जो नाम आ रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब जो हैं पुलक घोष साहब, और जो वर्तमान में जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के जो सेक्रेटरी हैं पंकज जैन साहब, उनके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कमेटी देखिए, को? जहाँ तक जैन साहब का मामला है हम जानते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और मैं स्टाफ साइड GSM का सेक्रेटरी हूँ। जी। तो इसलिए इन सबसे हम लोगों का बराबर मुलाकात होता रहता है। मैं एक बात बता दूं आपको कि सेक्रेटरी जो है वो भारत सरकार का इसी बात के लिए होता है कि जो भी चीज़ें कर्मचारी पक्ष रख रहा है या जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनको जो है वो पे कमीशन के चेयरपर्सन के सामने रखने का काम करे, और उसके बीच में एक बैलेंस बैठाने का काम करे। जी। जहाँ तक पुलक घोष साहब का मामला है, हर बार कोई ना कोई एक व्यक्ति बाहर से लेने का काम होता है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो IIM के प्रोफेसर हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जिस समय आर्गूमेंट होंगे, बातचीत होगी, तो उस समय उनके सामने हम लोग उन चीज़ों को रखेंगे कि सरकार जो है वो जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाएगी, उनके अलाउंसेस बढ़ाएगी, उनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी, तो
वो पैसा जब उनकी जेब में जाएगा तो वो सरकार देगी, तो वो खर्च ही होगा। जब वो खर्च होगा तो वो सरकार के लिए पॉजिटिव एक तरीके से जो है वो एक बन करके निकलेगा। जब भी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, तब तब जो है वो देश की माली हालत जो है वो सुधरने का काम होता है। तो ये हमेशा के पे कमीशन के बाद हुआ है। मैं समझता हूँ इस बार भी जो ये बनाया है कमीशन उन्होंने, तो इसमें भी जो बैठे हुए हैं प्रतिनिधि लोग, वो सकारात्मक तरीके से सोचने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। जी। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये है कि अब चूंकि आयोग का गठन हो गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट से, आपको क्या लग रहा है पहली मीटिंग कब हो सकती है कंसल्टेशन के लिए? इस तरह का कोई इनपुट अभी आप लोगों के पास आया है या नहीं आया? प्रवीण जी, फैक्ट तो ये है कि मैं अभी सियोल में हूँ, जी जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी मैं कल वापस देश में आऊँगा, जी और आते ही इस बारे में जो भी इसके हुक्मरान हैं उनसे बातचीत करके पहली मीटिंग कब होगी उसके बारे में भी तय करूंगा, और इसका जी पूरा एजेंडा भी तय करूंगा कि जी किस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो जी वो आगे बढ़ाने के काम कर रहा है। जी लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हैं। हमारे तमाम साथियों ने इसके बारे में, चूंकि जब 10 महीने का विलंब हुआ है तो उन लोगों ने भी काफी तैयारी कर ली है। जी तो जैसे ही ये कार्यक्रम कार्य करना शुरू कर देगा हमारा पे कमीशन, तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारी पक्ष की ओर से कोई भी विलंब नहीं होगा। हम जी अपना प्रतिवेदन, अपना मेमोरेंडम जो है वो समय से उनको देने का काम करेंगे, और जी इसका जो भी आने के बाद में शेड्यूल बनता है उसको हम आपसे जरूर शेयर करने का काम करेंगे प्रवीण जी। बिल्कुल। जी। मेरा एक सवाल और है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी बात हुई जो चेयरपर्सन का अनाउंसमेंट किया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का, उनका जब हम प्रोफाइल देख रहे थे तो उसमें कई रिटायरमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर रिटायरमेंट के बाद, वो कई सरकार के बड़े पैनलों में उन्होंने अगुवाई की है। चाहे यूसीसी के पैनल की अगुवाई हो, गुजरात की हो, उत्तराखंड की ड्राफ्टिंग कमेटी को उन्होंने हेड किया, और कई उन्होंने बड़े फैसले भी दिए बतौर जज, जिसमें उन्होंने हज कोटा को लेके जो कॉस्ट रिडक्शन को लेके भी फैसले किए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने भी उनका प्रोफाइल देखा होगा, आपको क्या लग रहा है बार्गेनिंग इस बार कड़ी होने वाली है आप लोगों की जब आप उनके साथ बैठेंगे अपनी सैलरी बढ़ाने को लेके? प्रवीण जी, मुझे पूरा विश्वास है कि रंजना जी जज के साथ साथ महिला भी हैं, जी और एक महिला जब किसी भी जो है बजट को देखती है सरकारी कर्मचारी के, तो वो बेहतर तरीके से आकलन कर लेती है कि इस समय जो हालात हैं उनमें सरकारी कर्मचारी जो है वो कितने पैसे में काम चला पाएगा। तो इसलिए हमको कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने चाहे जो फैसले दिए हों, जहां फैसले दिए हों, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में जो उनके फैसले हैं, पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो फैसले जो है वो सरकारी कर्मचारी के हक में ही होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, इसी के साथ हमारे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी संख्या में सर आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक व्यूअर का सवाल ले लेते हैं सर। राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ शिव गोपाल मिश्रा सर से पूछिए कि फैमिली यूनिट 5 होगा ना 8th पे कमीशन में, तो फैमिली यूनिट को लेकर बहुत समस्याएं हैं सर। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं विशाल जी। चूंकि फैमिली यूनिट को लेकर के हम लोग पिछले 2 पे कमीशन में काफी संघर्ष कर रहे हैं। कारण यह है कि ये जो पे कमीशन है वो 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी लेकर के इसको बढ़ने का काम करता है, और जो बच्चे हैं उनका यूनिट भी आधा आधा कर देता है। तो उससे क्या होता है कि 3 यूनिट काउंट किए जाते हैं। हमारा कहना यह है कि माँ बाप को यूनिट परिवार से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ में जाने वाले हैं कि आप जो यूनिट्स हैं वो 3 के बजाय 5 काउंट करें, और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप 5 यूनिट काउंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता है। तो इस सवाल को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं पे कमीशन के सामने कि हमारे माँ बाप को हमारे से अलग नहीं कर सकते हैं आप, और उनको भी हमारे फैमिली में काउंट करके
आपको पूरा जो यूनिट है वो 5 लेना पड़ेगा। सर एक सवाल जो बार बार आ रहा है, जिसको लेके बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी बस चल रहा है, वो चीज़ है फिटमेंट फैक्टर को लेके। ये कई जगह मैंने ये देखा कि आया कि इसको लेके स्पेकुलेशन न की जाए, मीडिया में कई तरह की भ्रामक जानकारियाँ चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें जो प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या हो सकती है सरकार की? देखिए, सरकार की अप्रोच क्या होगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि सरकार की अप्रोच तो हर बार कुछ न कुछ नए तरीके से हो जाती है। जी लेकिन हम जो साथी हैं JCM स्टाफ साइड के, उन लोगों ने आपस में बैठ करके बातचीत की है इस बारे में। जी हालांकि हम लोगों ने अभी ये तय नहीं किया है कि सरकार को फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम लोग क्या जो है वो फिगर देने वाले हैं, जी उस पर कोई तय नहीं किया। लेकिन हम लोग ये बात जरूर कर रहे हैं कि भाई ये जो फिटमेंट फैक्टर डॉक्टर डॉक्टराइट फार्मूले के अनुसार बाबा आदम के ज़माने से चल रहा है, जी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जी क्योंकि उस जमाने में लोग खाली जलेबी खाते थे, आज के ज़माने में बच्चे जलेबी खाते नहीं हैं। उस जमाने में जो है वो एक जो है वो जो है वो नहीं उस सर, जमाने में क्या अंडरवियर बनियान से लेकर इस के कमीज और पैजामा तक जो है वो एक ही कपड़े का जो है वो सारे परिवार को बनवा दिया जाता था, लोग पहन लेते थे। थान के कपड़े अभी से सर। किसी बच्चे को आप जो है वो ले जाइए और उसको कोई ब्रांडेड के अलावा कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। नहीं तो डाटा आप तो क्या कभी था आप ही नहीं, जीबी डाटा जो है नहीं वो सर, कभी था ही नहीं। आज सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये डाटा हो गया है। तो सवाल इस बात का है कि ये अब फिटमेंट को तय करने के लिए हमें जो नई चीजें हैं उनको सामने रख करके इसको बनाना पड़ेगा। और ये हम लोग सब उस पर आपस में बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में जो हम अपनी मीटिंग बुलाने वाले हैं प्रवीण सर। उसमें हम लोग इस पर तय कर लेंगे कि हम किन किन चीज़ों को बास्केट में चाहते हैं, जो सरकार उनकी कीमतों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को तय करे, और हम अपनी तरफ से फिटमेंट फैक्टर भी सुझाने का काम करेंगे। नहीं तो क्या कोई मिनिमम एक ऐसा आइडिया आप लोगों ने रखा हुआ है कि साहब इससे कम नहीं होना चाहिए, एक फेयर आइडिया, जिससे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक रंजीत जुड़े रॉय हुए हैं। जी, प्रवीण सर वो लिख रहे हैं कि कुछ नहीं 1.95 मिलेगा, और कुछ लोग जो लिख रहे हैं सर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल। 2.86 से ऊपर भी मिल सकता है। इसको लेके बहुत सारी उहापोह की स्थिति है, बहुत सारे कयासबाजी चल रही। कोई एक बेसिक की साहब इससे नीचे नहीं हो सकता, कुछ ऐसा आइडिया अगर आप दे पाए कि इससे नीचे स्वीकार्य ही नहीं देखिए, होगा? 2.86 से नीचे तो नहीं हो सकता है, ये बात तो आप मान करके चलिए। बाकी ब्रेक। ऊपर क्या होगा ये अभी हम लोगों ने तय नहीं कर पाया है। इसलिए तय नहीं कर पाया है कि हम भी स्पेकुलेशन में विश्वास करते नहीं हैं। जी और चूंकि हम लोग जिम्मेदार ट्रेड यूनियन के लोग हैं, और सरकार के सामने जा करके हमको बहस करनी पड़ती है, पे कमीशन के सामने जा करके बहस करनी पड़ती है, तो हम बात वही रखना चाहते हैं जो कि सरकार को हम लोग मनवा सकें, और सरकार को हम अपनी बात को जो है यथार्थ के साथ में समझा सकें कि भाई हम जो डिमांड कर रहे हैं उसका कारण क्या है। जी तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में कोई पक्के तौर पर कोई मन नहीं बनाया है। लेकिन अब निश्चित है, चूंकि अब पे कमीशन की टर्म्स एंड रेफरेंस भी आ गया है। टर्म्स एंड रेफरेंस से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने 18 पॉइंट का एक चार्टर दिया था टर्म्स एंड रेफरेंस के लिए। सरकार ने जो है वो उसको घुमा फिरा करके एक जलेबी बना दी है। तो उसको हम लोग अब देखते हैं किस तरीके से इससे निपटने का काम हो। तो हमारे सामने खाली एक सवाल जो है वो अभी जो है वो खाली फिटमेंट फैक्टर का ही नहीं है, अभी टर्म्स एंड रेफरेंस में भी चीज़ों को कैसे लाया जाए। जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हम लोगों ने DOPT सेक्रेटरी के सामने उठाए थे और उनको लिखित में भी दिए थे, और जिनको कि सरकार ने जो है टर्म्स एंड रेफरेंस में शामिल नहीं किया है। तो अभी एक ये भी सवाल है कि इसको लेकर के हम आपस में चर्चा करेंगे कि कैसे उनको विद इन दीज टर्म्स एंड रेफरेंस लाया जाए, या फिर सरकार को जो है वो इस बात को कहा जाए कि भाई ये चीज़ें और ज़रूरी हैं, इनको भी टर्म्स एंड रेफरेंस में
शामिल करने का काम किया जाए। जी जी, तो चलिए हम अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है उससे कम पर जो है कर्मचारी संगठन जो है वो मानने वाले नहीं है। तो मोटा मोटी अगर समझा जाए कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो उसके आसपास जो है आपको 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ोतरी मिल सकती है। तो अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो मान लीजिए 20,000 रुपए के आसपास अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है तो वो करीबन 3 गुना तक बढ़ सकती है, यानी कभी 40,000 80,000 के आसपास जो है वो सर आपको 60,000 के आसपास जो है सर वो आपका जो है सैलरी जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। सर इसी के साथ सर एक सवाल आपसे प्रवीण सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से सर ने भी कहा कि जो फिटमेंट फैक्टर वाला जो मामला है उसको बदलने की जरूरत है सर, तो मैं कई बार मनी सेंटर में आपसे चर्चा भी करते रहता हूं। अगले साल से सर कहा जा रहा है कि जीडीपी का जो नंबर को जो कैलकुलेट किया जाएगा, तमाम जो है इंडिकेटर्स को तय करने का जो पैमाना है, मापने का जो तरीका उसको बदल रही है सरकार। तो क्या 8वें वेतन आयोग के लिए भी जो फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है उसका भी मापने का तरीका बदलने की जरूरत है? नहीं, मैं असल में ये सवाल शिवगोपाल जी से करना चाहता था अभी जब बात हो रही थी। मैं ये समझना चाह रहा था जब अभी वो बता रहे थे, क्योंकि खर्चों का पैटर्न बदला है पुराने वक्त के मुकाबले, अब कंजम्पशन के तरीके बदले हैं, लिविंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ी है। तो क्या जो देखिए दो चीज़ें हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक सरकारी सेक्टर है। सरकारी सेक्टर में जो सैलरी को तय करने का भले 10 साल में एक बार सरकार ने बनाया है तरीका कि 10 साल में एक बार सैलरी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या इसका तौर तरीका बदला नहीं जा सकता? इतना बड़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2.5-3 साल का वक्त लगता है। क्या जो एक तरह का जो अप्रेजल सिस्टम है इसको सालाना आधार पे नहीं किया जा सकता? एक बात। दूसरी बात, इतना कॉम्प्लेक्सिटी की फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, डीए किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, इन सब चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इसको दूर करके इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता? ये मेरा सवाल दरअसल अब आज मैं मिश्रा जी से ही पूछना चाह रहा था। जी नहीं, ये बात आप प्रवीण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस बारे में पे कमीशन बैठाने से पहले हाईएस्ट स्तर पर काफ़ी इस पर चर्चा भी हुई है, ऐसा नहीं है कि। और एक समय पर ये बात आई कि आखिर से ये पे कमीशन के बजाय हम कोई पे कमेटी बैठा दें या हम कोई वेज रिव्यू कमेटी बना दें, जैसे कि बैंकों में है या पब्लिक सेक्टर में है, वहाँ पर 5 साल में वेतन बदल जाते हैं, तो वहाँ पर एक वेज बोर्ड है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हाईएस्ट लेवल पर डिस्कशन में रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इशू पर कहीं ना कहीं पर कर्मचारी पक्ष में भी एकता नहीं रही है। और हम लोगों को ये शंका बनी रहती है कि अगर कोई जज नहीं होगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं होगा, तो सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं वो सरकार के दबाव में काम करेंगे और बाद में जो सरकार कहेगी कि ये ऐसा कर लो वैसा ही कर देंगे। तो इसलिए जो एक विश्वास का वातावरण है वो नहीं बन पाता। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात तो ये है कि हम लोगों की खुद मांग है कि जब आप पब्लिक सेक्टर में 5 साल में वेतन चेंज करते हैं तो हमारे लिए आप 10 साल क्यों रखे हुए हैं? ये 3 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है। और जब आप पब्लिक सेक्टर का कर रहे हैं, बैंकों का 5 साल में कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को 10 साल क्यों इंतजार कराने का मामला है? जी तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव तो होना चाहिए। दूसरी बात ये पे कमीशन की जो प्रक्रिया है ये भी बड़ी दुरूह है। और अंत में आप देखिए कि ऐसा लगता है कि जब रिपोर्ट आ जाती है तो हम लोगों को लगता है कि ये काम तो शायद 1 महीने के अंदर हो सकता था। अगर पे में डीए जोड़ना है, फिटमेंट फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो भत्तों में परिवर्तन कर देना है और कोई मौलिक चेंज नहीं करना है, तो फिर इतना समय लगने का क्या मतलब है? जी मिश्रा सर, इसी के साथ जो अगला सवाल ये आ रहा है सर कि एरियर को लेकर जो है हमारे व्यूवर्स जो है सवाल पूछ रहे हैं कि मिश्रा सर से पूछिए कि मान लीजिए कहा तो जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से है जो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मान लीजिए मामला जो है या गाड़ी जो है 28 तक फैल जाएगी सर, बढ़ती हुई नजर आ जाएगी, तो क्या सर फिर 2 साल का एक मुश्त पैसा जो है वो भी तो भारी पड़ जाएगा सरकार को देने में? फिर उस समय भी रोने गाने लगेंगे कि भाई 2 साल का एरियर बन गया, आप कैसे दें? इसके साथ ही सर मैं आपको जोड़ दूं क्योंकि आप लोग का एक डिमांड भी था 18 महीने का डीए एरियर वाला भी मामला लटका हुआ था।
विशाल जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें यही हम लोगों को भी आशंका है। सर। आशंका यह है कि जब देखिए, तनख्वाह तो फिक्सेशन जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा, और उसका जो एरियर है वो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भत्ते हैं, हमने पिछले कई पे कमीशन देखे हैं, जब से वो पे कमीशन लागू होता है तभी से उसके भत्ते जो है वो देय होते हैं। तो ये प्रसंगा जो है वो ये सरकार भी इसलिए पीछे भी मारा है, और आने वाले समय में भी ये सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो सकता है। हालांकि हम लोग इस बात के लिए लड़ाई करेंगे, पे कमीशन के सामने भी इस बात को रखेंगे कि भाई इधर 10 महीने में सरकार जो है वो पे कमीशन नहीं बैठाए, और जब हमारा 1 जनवरी 26 से ही सारी चीज़ें दे हैं तो पे कमीशन हमारे लिए ये सिफारिश करे कि हमारे भत्ते भी 1 जनवरी 2026 से हमको मिलने चाहिए। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे उस समय। लेकिन अब ये समस्या तो है कि अभी तक जो पोजीशन रही है, मैं वो अपने साथियों को उससे जो है वो नहीं रखना चाहता, उनको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। वो ये है कि अभी तक सरकार ने जब भी पे कमीशन जब से लागू किया है, जब से उन्होंने लागू तो कर दिया है उन्होंने, एक मान लीजिए 1 जनवरी 16 से या 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगा जी। लेकिन जो अलाउंसेज हैं जी। वो उन्होंने उसी डेट से पे किए हैं बड़े हुए, जिस डेट से पे कमीशन जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है। जी। जी। और सर मेरे पास डेटा भी, अगर मान लीजिए छठे वेतन आयोग की मैं बात की जाऊँ तो उस समय भी सर पूरी अमली जामा पहनाने में फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड 22 महीने का समय लग गया, अब पूरा पैसा मिलने में और तमाम चीज़ों को। सातवें वेतन आयोग की बात की जाए तो इसमें तो 28 महीने लग गए सर। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 22 से 28 महीने का समय लग रहा है, जिसको आप भी कम करने की बात कह रहे हैं। प्रवीण सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर? नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस को लेके तो बहुत सारे सवाल हैं जो हम करेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि आपने अभी एक बात कही कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं इसको लेके भी सरकार के साथ थोड़ा मतभेद दिखाई दिया है आप लोगों में। तो यहाँ से फिर अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेके आपके साथ और सरकार के साथ दिक्कतें हैं तो फिर चीज़ें कंसेंसस पे कैसे पहुंचेंगी सर? ऐसा है प्रवीण जी, ये प्रॉब्लम्स हम लोग पिछले जब भी मैं चौथे वेतन आयोग से जुड़ा हुआ हूँ जी। पे कमीशन से, चौथे वेतन आयोग में थोड़ा परोक्ष रूप से था, पांचवें में, छठे में, सातवें में, तो मैं बराबर मतलब उसकी एक तरीके से अगुवाई करता रहा। तो हमने हमेशा देखा है कि टर्म्स एंड रेफरेंस में जो चीज़ें हम लोग देते हैं, सरकार नॉर्मली उनको 100% मानती नहीं है, नॉर्मली उनको 100% मानती नहीं है। पिछली बार टर्म्स एंड रेफरेंस में और जो हमने कहा था उसमें भी सरकार ने जो है वो दूसरी अपनी नीति रखी थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने जब पे कमीशन के सामने गए और जब हम लोगों ने उन्हीं टर्म्स एंड रेफरेंस के अंदर अपने दूसरे विषयों को रखा, तो उन्होंने कहा सरकार ने कि ये आपका जो विषय है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के अंतर्गत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उसको प्रूव किया कि नहीं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अपने वेजेस और अलाउंसेस और इनके जो फ्यूचर प्रोग्रेशन है उसको लेकर के जो हम बात कर रहे हैं वो जो आपके व्यापक टर्म्स एंड रेफरेंस है उसके अंदर ही कर रहे हैं। तो फिर चेयरमैन जो थे हमारे, उन्होंने मान लिया कि नहीं ठीक है, हम बातचीत करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है जब देंगे तो उसमें इस बात को मेंशन कर दिया जाएगा कि सरकार ये कह रही थी और कर्मचारी पक्ष ने ये कहा है और हमने इनकी बात को सुना है, हमारी अपनी रिकमेंडेशन ये है। बाकी सरकार तो अल्टीमेट है, वो जो मानेगी उसको मान लेगी, नहीं मानेगी नहीं मानेगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो जड़ता से ठीक नहीं होती हैं। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर टर्म्स एंड रेफरेंस में रहती है तो उससे सरकार के लिए भी अच्छा होता है और पे कमीशन के लिए भी अच्छा होता है और सरकारी कर्मचारियों के जो पक्ष हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। अब की बार में मुझे इन टर्म्स एंड रेफरेंस में कुछ जड़ता नज़र आ रही है, तो उस जड़ता को कैसे तोड़ा जाएगा, मैं अभी तक इस बारे में कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग इसके बारे में जब बैठेंगे तो एक चर्चा करके
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वैसे तो ये निश्चित ही है कि पे कमीशन बैठ गया है, तो हम उसमें पे कमीशन के सामने जाएंगे और जो भी हमारे सवाल हैं उनको हम पे कमीशन के सामने पूरी दृढ़ता के साथ रखने का काम करेंगे। नहीं, तो ये जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल मैंने सवाल इसी वजह से पूछा था क्योंकि जो सरकार ने एक दायरा दिया है जब इस चीज़ का ऐलान किया पे कमीशन को अप्रूव करने का, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसमें सर पहली ही बात जो है वो ये कहा गया है कि जो आयोग है वो देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को, आर्थिक हालात को और फिस्कल प्रूडेंस को देखते हुए काम करेगा। तो जो बात एक आप कह रहे हैं कि एक क्या सरकार ने इस चीज़ को अब एक बांधने का काम किया है कि आप थोड़ा देश के हालात पे भी नज़र रखिए और फिस्कल प्रूडेंस का जो एक बात है जिसपे सरकार 4.8% पे फिस्कल डेफिसिट को लेके आई है। जी प्रवीण जी, ये पिछले 4 पे कमीशन का आप टर्म्स एंड रेफरेंस ले लीजिए जी और सबसे पहला आइटम यही है चारों पे कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंस का। जी सरकार ने कोई कामा फुल स्टॉप में बदलाव नहीं किया है। वो जो जो चौथे में था वही 5वें में है, वही 6ठे में, वही 7वें में, वही 8वें में है। तो ये सरकार का अपना नीतिगत मामला है, वो इस बात को लिखेंगे ही। मेरे को नहीं लगता है कि अगर देश की हालात ठीक नहीं है तो सरकारी कर्मचारी के कपड़े उतार ले पे कमीशन, ये संभव नहीं है। और ऐसा कोई पे कमीशन करने लगेगा तो हम लोग इतने यतीम भी नहीं हैं। हम कोई चीज हासिल करते हैं तो कोई कटोरा लेकर के भीख मांग करके नहीं हासिल करते हैं। हम हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता है, हमारे साथियों में इतनी क्षमता है कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो हम उससे लड़ करके भी ले सकते हैं।